दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक पद की भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में एक खास बात बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास लगे बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये आदेश आया है 8 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के यहाँ से आया है। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त मध्य प्रदेश और जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश। देखिए, अगर आपको कई प्रकार की वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें क्या नियम है, अभी तक हमको कुछ भी नियम क्लियर पता नहीं थे, लेकिन इस आदेश में सभी नियमों को क्लियर किया जा चुका है। नियम में लिखा है, देखिए आप इस आदेश में लिखेंगे कि जो भी उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक की प्राविधिक चयन और प्रतीक्षा सूची जो थे उसमें दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कई बिंदुओं से संबंधित कई अभ्यावेदन तथा न्यायालयीन जो प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं उनका निराकरण हेतु जो विभागीय प्रचलित नियम निर्देश के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर दस्तावेज के सत्यापन के दौरान प्रकरणों को टू बी रिजेक्ट और टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए उन बिंदुओं के संबंध में समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया। मतलब कुछ जो दस्तावेज सत्यापन किए गए थे उनमें से कुछ के टू बी रिजेक्ट और टू बी होल्ड श्रेणी में रखे गए थे, उनसे संबंधित जो विचार हैं वो उनको विचार करने के बाद जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय यहाँ पर दिया गया है। पहला देखिए आप कि एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने से संबंधित जो नियम था उसको पहले रिजेक्ट किया गया था, तो इससे संबंधित यहाँ पे समग्र रूप से जो निर्णय लिया गया है वो क्या है, वो यहाँ पे सीधा सा इसका अर्थ है 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य नहीं होंगे। यानी क्लियर बात है कि 2 डिग्री नहीं चलेगी। आपको यहाँ मैं बता दूँ 2 डिग्री एक साथ अमान्य कर दी जाएगी। अमान्य है, सबसे सीधी बात आपको सीधे ध्यान रखना है। तो दूसरा है तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर। तो यहाँ पे देखिए आप सीधे स्नातकोत्तर की जो उपाधि है वो आपकी द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए, मतलब सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। ठीक है, सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। थर्ड वाली डिग्री जो है यहाँ पर नहीं चलेगी। तो आपको दूसरा भी क्लियर हो गया है कि द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना चाहिए। और देखिए आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि अंक सूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो वही मान्य होगा। क्या होगा, अंक सूची में नीचे की तरफ द्वितीय श्रेणी लिखा होगा वही मान्य होगा। 2 बिंदु हो गए। तीसरा है स्नातकोत्तर डिग्री सहज विषय में अर्जित करने से अलाइड जो विषय हैं वह मान्य होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है। कब, 28/8/2018 की जो कंडिका 1 है उसमें स्नातकोत्तर की डिग्री हेतु जो विषय हैं वो लिखे गए हैं, उन विषय के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षक और स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जाएगी, दूसरी कोई भी मान्य नहीं की जाएगी। यानी आपको ये ध्यान रखना है परिपत्र में जो दिए गए हैं स्नातकोत्तर के विषय वही मान्य होंगे। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चौथा है अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने से। अब देखिए कोई व्यक्ति अतिथि शिक्षक भी हैं और अतिथि शिक्षक में पढ़ाते हुए उसने कोई डिग्री की है, तो उससे संबंधित भी यहाँ स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अतिथि शिक्षक के संबंधित निर्देश विलोपित करते हुए अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। क्या कार्यवाही करना है, नंबर 1, यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है और उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उसकी अभ्यर्थता अतिथि शिक्षक तो मान्य की जाएगी। यानी आपने मान लीजिए कि किसी भी ज़िले से उस प्रॉपर मुख्यालय में ही, जैसे मान लीजिए आप कि उज्जैन ज़िले से आपने उज्जैन प्रॉपर से आपने अतिथि किया है, अतिथि मतलब उज्जैन प्रॉपर में वहाँ के स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में आपने पढ़ाया है और उसी सत्र में आपने उज्जैन के ही किसी कॉलेज से बीएड किया है, ठीक है, या कोई डिग्री की है, तो वो मान्य होगी। क्या होगी, उसको मान्य किया जाएगा। ठीक है, यहाँ गौर करिएगा आप। लेकिन यहाँ पे लिखा जिन अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान पर नियमित छात्र के रूप में
उपाधि प्राप्त की तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया गया जाएगा। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया है तो ही अतिथि शिक्षक के रूप में वृत्तिता की मान्य की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि मैंने बात की थी उज्जैन के ही किसी स्कूल में, प्रॉपर की बात है, उज्जैन प्रॉपर शहर में किसी स्कूल से आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है किसी स्कूल में, और वहीं के किसी कॉलेज से बीएड किया है या आपने स्नातकोत्तर किया है या कोई अन्य डिग्री की है तो उसे मान्य तो किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मान्य तो किया जाएगा, लेकिन क्या किया जाएगा, जिस सत्र में आपने बीएड या स्नातक की है अतिथि के साथ तो उस सत्र को छोड़ दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक में क्या होगा, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ, आपने 5 साल अतिथि किया है, ठीक है, क्या किया है, 5 साल अतिथि किया है, और उन 5 साल में से बीच में 1 साल आपने बीएड किया है। क्या किया है, बीएड किया है। तो अब आपका क्या होगा, तो ये जो 1 साल जो सत्र हैं वो 1 साल, इस 5 साल में जिस सत्र में ये दोनों अतिथि और बीएड मिल रहे हैं वो साल कम कर लिया जाएगा। तो 5 में से 1 कम कर दिया तो 4 साल। ठीक है, तो आपका अतिथि का जो ये रहेगा, अनुभव रहेगा, वो सिर्फ 4 साल का मान्य किया जाएगा। समझ में आ गई ना बात, 4 साल का मान्य किया जाएगा। अब ये होना चाहिए कि आपके 3 शैक्षणिक सत्र होना चाहिए। अगर 3 साल आपने, यहाँ पे एक और बात स्पष्ट कर दूँ कि 3 साल आपने अतिथि किए हैं, 3 साल अतिथि में किए हैं, और उसी 3 साल में किसी 1 साल आपने बीएड किया है। क्या किया है, बीएड किया है, तो आपका ये जो बीएड किया ये साल अतिथि में से हटा लिया जाएगा। तो आपका कितना साल बचा, 2 साल। तो आप अतिथि में पात्र नहीं होंगे। क्या होंगे, अतिथि में पात्र नहीं होंगे। और जब अतिथि में पात्र नहीं होंगे तो क्या आपको निकाल दिया जाएगा, नहीं, आपको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा और आपको गैर अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी हेतु मान्य किया जाएगा। मतलब अतिथि का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर 3 साल से कम अगर आपके हो रहे हैं तो अतिथि का लाभ नहीं दिया जाएगा, और आपको सीधे क्या, आपकी जो कैटेगरी है उसमें ही आपको, अगर उसमें आपकी रैंक बनती है तो उसमें आपको मान्य किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगला है, देखिए 5वां पॉइंट इसमें दिया है, अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र या 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने। अगर आप अतिथि में आपने काम किया है और आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, किसका, अतिथि का अनुभव प्रमाण पत्र का नहीं बना है या नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो आपको अतिथि का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको क्या किया जाए, गैर अतिथि शिक्षक की श्रेणी में आपकी अभ्यर्थीता मान्य की जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गैर अतिथि मतलब अतिथि संबंधित कोई भी चीज़ कम पड़ी आपको तो बाहर नहीं किया जाएगा सीधे, बल्कि उसकी जगह आपको दूसरी जो बिना अतिथि की श्रेणी है उसमें अगर आप पात्र हैं, उसमें अगर रैंक में आते हैं तो आपको वहाँ पर आपकी अभ्यर्थीता मान्य की जाएगी। तीसरा एक और आया था कि 29 दिसंबर 2019 से पहले अगर आपने व्यावसायिक योग्यता या शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हैं या उसके बाद की है तो आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन दिनांक थी, ठीक है, 29 दिसंबर 2019, इसके अनुसार क्या है कि आपको 29 दिसंबर 2019 या इससे पहले आपकी जो डिग्रियां थी, बीएड या आपने स्नातकोत्तर किया है, कोई सी भी डिग्री आपकी हो, वो इस बीएड या स्नातकोत्तर 29 तारीख से पहले आपकी पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर आपकी 2020 में पूरी हुई है, मान लीजिए फरवरी 2020 में हुई है, तो आपकी डिग्री मान्य नहीं की जाएगी। आपकी योग्यता 29 दिसंबर 2019 तक पूरी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। EWS में बहुत सारे के संबंध में ये समस्या थी कि हमने EWS तो 2018 में अपलोड किया था, 2019 में अपलोड किया था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है, चूँकि वो मार्च में ख़त्म हो जाता है, 1 साल के लिए ही बनता है। तो क्या होगा, तो देखिए अभ्यर्थी द्वारा जो दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत किया गया था, आपने जो दस्तावेज अपलोड किए थे यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अपलोड के समय का जो EWS है वही मान्य होगा। क्या होगा, वही मान्य होगा, चाहे उसकी वैधता
या उसकी समय सीमा समाप्त हो गई हो तो भी आपको वही मान्य होगा। ठीक है। जो अगला है, पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके किसी कारणवश पोर्टल पर दस्तावेज जो अपलोड नहीं किए गए हैं उनको फिर से विज्ञप्ति जारी कर दस्तावेज अपलोड करने तो अवसर दिया गया था। पहले आपके दस्तावेज अपलोड नहीं हुए, फॉर्म भर दिया, मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग सब कर दी लेकिन उसमें अपलोड नहीं हुए हैं आपके दस्तावेज, तो आपको एक बार और मौका दिया गया था। अगर आप उसमें भी अगर अपलोड नहीं कर पाए हैं लेकिन आपके पास वैध दस्तावेज हैं तो उस दस्तावेज को सत्यापन अधिकारी क्या करेगा, सत्यापन अधिकारी खुद मान्य कर अभ्यर्थीता मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित करेगा। यानी आपने पहले जो दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास वैध दस्तावेज हैं तो आपको क्या करना है, सत्यापन अधिकारी के पास जाना है। वो आपके दस्तावेज सत्यापन करेगा। अगर सभी वैध हैं, सभी मान्य हैं तो वो क्या करेगा, आपके दस्तावेज अपलोड करने का प्रस्ताव जो है वो संचालनालय को प्रेषित करेगा। किसको प्रेषित करेगा, संचालनालय को, कि इनके पास सभी डिग्री और सभी दस्तावेज कंप्लीट हैं तो कृपया इनके दस्तावेज अपलोड किए जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है, शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण, अगर कोई पहले से शिक्षा विभाग में है, ठीक है, कर्मचारी हैं, तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र है तो आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो मान्य किया जाएगा। और यदि अन्य विभाग के कर्मचारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र या त्यागपत्र ज्वाइनिंग तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा, क्या करना होगा, अन्य जो डिपार्टमेंट है उसके जो कर्मचारी हैं उनको जो अपना दस्तावेज जो है ज्वाइनिंग या त्यागपत्र जो भी हैं वह प्रस्तुत करना होगा। कब, ज्वाइनिंग से पहले। आप जब ज्वाइन होंगे वर्ग 1 में या शिक्षक भर्ती में तो उससे पहले आपको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र, आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं वहाँ का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और त्यागपत्र की स्थिति में पूर्व सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। ठीक है। अगला 10वां है हमारे पास कि SC ST EWS दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक इनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए अगर कोई व्यक्ति, तो उनका क्या होगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है उसके द्वारा, और अन्य राज्य का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की अभ्यर्थता आरक्षित अभ्यर्थी हेतु मान्य नहीं होगा। मतलब आप अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी है लेकिन SC ST OBC से आते हैं और आप आरक्षित वर्ग में हैं फिर भी आप अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को, और ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के तो हैं लेकिन वो अन्य राज्य से हैं, अन्य राज्य के आरक्षित श्रेणी में आते हैं लेकिन अपने मध्य प्रदेश में नहीं आएंगे, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को उनको आरक्षित वर्ग में मान्य नहीं किया जाएगा और अनारक्षित श्रेणी में, लेकिन उनको बाहर निकाला भी नहीं जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, अनारक्षित श्रेणी में, मतलब जनरल में। दूसरा, अन्य राज्य के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब किसी अदर स्टेट के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का जो आरक्षण मिलता है उसका लाभ आपको किसी प्रकार से नहीं मिलेगा। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया होगा, वही मान्य होगा। ठीक है, जिले की जो मेडिकल बोर्ड की टीम होती है उसके द्वारा जो मेडिकल प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है दिव्यांगता के लिए, वही मान्य किया जाएगा। इससे नीचे के किसी भी बोर्ड का मान्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से अर्जित नहीं करना। आपने किसी भी विश्वविद्यालय से किसी प्रकार से कोई भी जो व्यावसायिक या शैक्षणिक योग्यता अर्जित की है वह UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। किससे होना चाहिए, UGC से। एवं जो स्नातक वगैरह जो आपने प्रशिक्षण किया है, योग्यता BEd या D.Ed की है, वो NCT जो होती हैं उससे मान्यता प्राप्त संस्थान से किया होना चाहिए, तो ही आपकी अभ्यर्थता रहेगी, वरना आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण कोई व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से बाहर राज्य का है और उस बाहर राज्य वाले में 10वीं और 12वीं की ऐसी अंकसूची दी जाती है जिसमें उसकी जन्मतिथि नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में, जिस राज्य से वह व्यक्ति हैं, उस राज्य में जिन दस्तावेजों को जन्मतिथि के लिए मान्य किया जाता है वही दस्तावेज यहाँ पे आपको पेश करना होंगे, तभी आपके दस्तावेज मान्य होंगे। तो ये चीज़ें जो 12 चीज़ें थी ये आपको
हमने बता दिए। इसके अलावा और भी यहाँ पे लिखे हैं कि उपरोक्त बिंदुओं के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को प्रकरण दस्तावेज सत्यापन के दौरान सत्यापन अधिकारी द्वारा टू बी रिजेक्ट या टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए थे, उन प्रकरणों पर नियमानुसार निराकरण अंतिम चयन सूची में किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो भी पहले जिनके होल्ड या रिजेक्ट थे, तो अंतिम जो चयन सूची होगी उसमें उनका निराकरण हो जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन की जो कार्यवाही होती है उसमें सत्यापन अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी नियम निर्देशों के अंतर्गत उल्लेखित बिंदुओं को संज्ञान में लेकर दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाए। ये आदेश आज आया है। जयश्री कियावत आयुक्त है लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की, इन्होंने जारी किया है 8 अप्रैल 2021 को। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको सभी जानकारी दे दी है। जो महत्वपूर्ण 13 बिंदु थे, 12 बिंदु थे जिन पे आपको कन्फ्यूज़न था, वो सब हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं इस आदेश के द्वारा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने शिक्षक साथी या अन्य भर्ती से संबंधित व्यक्ति हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके इसलिए उन्हें भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।